नमस्ते, मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा में कार्यरत हूँ भौतिकी के शिक्षक के रूप में। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ जिले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम लोग 12वीं कक्षा के पहले अध्याय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक गॉस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं गॉस थ्योरम के बारे में फिर से बता देता हूं। गॉस थ्योरम है क्या, क्या बोलता है, स्टेटमेंट इसका क्या है। जो किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई अगर चार्ज है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड होगा। उसके अंदर जो भी टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है। इसी का हम पहले प्रूफ करेंगे और फिर इसी के सहारे हम कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग इतना चीज डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे, अगर हम एक चार्ज Q लेते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। आर कैप हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करने के लिए ले रहे हैं, और यहाँ पर चार्ज के पास में ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा बन रहा है। एरिया वेक्टर ds वेक्टर बाहर की तरफ है, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो हम अगर इस छोटे से पोर्शन में देखना चाहते हैं कि आखिर कितना फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, स्मॉल फ्लक्स होगा d5। E वेक्टर होगा 1/4πε0 q/r²। और जब हम यहाँ पर E का डायरेक्शन देखेंगे तो r कैप होगा। फिर ds वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ds इंटू n कैप, ds का डायरेक्शन। r कैप यूनिट वेक्टर है और n कैप भी यूनिट वेक्टर है। हम लिखना चाहें तो इसको फिर से लिख सकते हैं 1/4πε0 q ds/r², r कैप डॉट n कैप। r कैप और n कैप यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आपको मालूम है a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है a b cos थीटा। यहाँ r कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, n कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा हो गया। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें तो d5 को लिख सकते हैं q/4πε0 ds cos थीटा बाई r²। टोटल फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो हम इसको पूरे सरफेस के लिए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल करेंगे, पूरे सरफेस के लिए। ठीक है, तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, डी ओमेगा छोटा सा एंगल था सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल पूरा में मिलकर के एक क्लोज सरफेस के लिए 360 डिग्री होता है। उसी को हम लोग यहाँ पर पूरा ले रहे हैं, सॉलिड एंगल ले रहे हैं, पूरे तरह से ले रहे हैं। ठीक है, डी ओमेगा का जो इंटीग्रेशन होता है पूरे सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, वो 4 पाई आता है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो q/ε0 हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं तो हम लोग को कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करना है, कूलम्ब्स लॉ को प्रूफ करना है यूजिंग गॉस थ्योरम। इसके लिए हम लोग एक चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, Q, जो कि ओरिजिन के पास में है, O के पास में है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण लिए रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, और बहुत स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं ds, जिसका एरिया वेक्टर ds वेक्टर बाहर की तरफ है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। गॉस थ्योरम हम लगाएंगे तो E डॉट ds का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होगा वो 1/ε0 टाइम्स q होगा। ठीक है, E और ds जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसी कारण से एंगल क्या ले लेंगे, हम 0 डिग्री लेंगे। तो E डॉट ds, E और डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डॉट ds वेक्टर को, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को हम लिख सकते हैं E ds cos 0। इसके जगह हम डायरेक्टली ds लिख दिए, वो q/ε0 हो गया। अगर हम यहाँ पर फिर से इसको लिखना चाहेंगे इंटीग्रेट करके, तो ds का इंटीग्रेशन होगा पूरे सरफेस के लिए 4 पाई r², आपको मालूम है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकल जाएगा इसके सहारे। अब अगर हम इस पॉइंट पर एक चार्ज रख देते हैं Q0, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, आपको मालूम है। फोर्स के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, पहले या दूसरे वीडियो में ही हम डिस्कस किए थे। तो फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो Q0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फोर्स मिलेगा 1/4πε0 q/r², जो कि हमारा कूलम्ब्स लॉ है। तो हम कूलम्ब्स लॉ को गॉस थ्योरम से डिड्यूस कर सकते हैं, गॉस थ्योरम से हम प्रूव कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ को। ठीक है,
अब हम एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग 3 एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उसमें से पहला एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में दूसरी और तीसरे एप्लीकेशन को डिस्कस करने के बाद हम पहले चैप्टर को समाप्त करके दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, पोटेंशियल की तरफ और कैपेसिटर की तरफ। तो अभी हमको जो निकालना है वो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। एक वायर है, थीन वायर है, पतला वायर है और इन्फिनाइट लेंथ का वायर है और उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, और वायर है, वन डायमेंशनल है, इसलिए इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी टर्म आएगा, ठीक है। तो ये वायर हम ले रहे हैं, देख रहे होंगे आप। अगर हम इस वायर को देखेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, इस वायर इंफिनिटी तक है, इसलिए हम देखिए दोनों साइड एरो दे करके छोड़ दिए हैं। इसका मतलब ये पूरा जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक, इधर पूरा जा रहा है इंफिनिटी तक। इस पूरे वायर में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और हम इसका एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, तो एक वायर के छोटा सा पोर्शन अगर लेते हैं उसके चारों साइड में, तो एक जो क्लोज सरफेस बनेगा वो एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक थीन वायर जो इन्फिनाइट लेंथ का है, उसका एक छोटे से पोर्शन में के चारों साइड अगर हम एक क्लोज सरफेस बनाते हैं जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है, तो वहां पर हम लोग कैसा सरफेस बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पर सिलेंड्रिकल सरफेस बना सकते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस अभी हम एक बार टर्म यूज किए थे, इसलिए हम इसको यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है, समझ के रखिए। गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज सरफेस अराउंड ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज ए सिंगल फिक्स्ड वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। यहाँ पर सिलेंड्रिकल का जो कर्व सरफेस है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा, इसलिए ये गॉसियन सरफेस बन रहा है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस हम लोग r ले रहे हैं, लेंथ हम लोग l ले रहे हैं, ठीक है। उसमें एक छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं a। देखिए आप, अभी हम 3 जगह लेंगे, एक यहाँ पर लिए छोटा सा पोर्शन जिसका एरिया ds है बाहर की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर भागेगा, एंगल वहां पर 90 डिग्री होगा। दूसरा सरफेस हम लोग ले रहे हैं जो दोनों एंड होता है ना सिलिंड्रिकल का, उसका सरफेस है, दूसरा एंड का हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पर भी हम बी पॉइंट दिखा रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, एंगल 90 डिग्री है। एक हम इसके कर्व सरफेस में लेंगे, तो कर्व सरफेस में लेंगे तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर जा रहा है, यहाँ पर एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो 3 जो सरफेस हम लिए हैं ए, बी और सी, ए और बी में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, और सी के पास एंगल जो बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। यानी कि सी जो है, जो क्लोज सरफेस है सिलेंडर का, उसी में फ्लक्स होगा, ठीक है। और बाकी जो ए और बी जो आपका सिलेंडर का बेस था और टॉप का पोर्शन जो था, वहां पर आपका कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स हो जाएगा E डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। अब ये तीनों सरफेस के लिए हम लिख दिए, ए बी और सी तीनों के लिए लिख दिए। ए और बी में एंगल 90 डिग्री है और सी के लिए एंगल कितना है 0 डिग्री है। तो जब वो 90 डिग्री है तो वहां पर cos 90 कितना होता है 0, यानी E डॉट डी एस का इंटीग्रल जो कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया, वो सिर्फ थर्ड पोर्शन जो सी हम लिए थे उसके कारण ही होगा, ठीक है। तो जो थर्ड पोर्शन जो हम लोग लिए थे, सी लिए थे, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, पूरा उसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, वो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच होता है, मगर हम एच ना लेकर के यहाँ पर एल लिए हैं तो 2 पाई आर एल हो गया। उसके बाद जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस जो था, ठीक है, उसका इंटीग्रल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा ई डॉट ds के जगह पर, ds के जगह पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 2 पाई आर एल, q के जगह पर हम लैम्डा एल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो उसका लेंथ l लिए थे, चार्ज उसमें q था, तो लैम्डा हो जाएगा किसके बराबर q बाय एल। तो q किसके बराबर होगा लैम्डा एल। तो जो फॉर्मूला था जिसमें E डॉट ds जो था q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम लिखे थे, तो सारा पोर्शन के लिए a और b के लिए तो 0 हो गया था,
सी पोर्शन के लिए जो कर्व सरफेस एरिया हम लोगों ने लिखा वो 2 पाई आर एच के जगह पर हम एल लिए 2 पाई आर एल, ठीक है, और क्यू के जगह पर यहाँ पर लैम्डा एल हो गया, एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला किसके कारण? एक थीन पतले वायर के कारण जो इनफिनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो आप यहां तक देख लेंगे, ये पहला एप्लीकेशन था और मैं अगले वीडियो में दूसरे और तीसरे एप्लीकेशन को लेकर के फिर से आऊंगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे ही होंगे और अगर बाहर निकलते भी होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते होंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें।